इसलिए सरवाइव कर पाता है क्योंकि सीड के अंदर कॉटलिडन्स के पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है। वो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट नहीं, ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे ग्लूकोज रिलीज होता है। ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है फॉस्फोराइलेशन में, एटीपी बनता है, और भी अन्य एलिमेंट्स बनते हैं जो कि सीड को सर्वाइवल के लिए जरूरत होता है। फाइन, हमने देखा था कि सीड की जो वाटर कंटेंट कैपेसिटी होती है वो घट के 15% तक हो जाती है। फाइन, ये इसलिए होता है ताकि माइक्रोबियल अटैक ना हो। यदि पानी ज्यादा होगा बीज के अंदर तो माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, इसलिए उसको रिड्यूस कर दिया गया है। फाइन, और पानी इसलिए 15% तक भी रखा गया है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पानी के एब्सेंस में नहीं हो सकता। फाइन, ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस बीज कितना दिन तक सरवाइव कर सकता है और अब तक का रिकॉर्डेड बीज कौन सा है और कितने दिन तक सरवाइव करा है ना, वो सब हम अभी मेंशन कर रहे हैं। फाइन, सो जैसे कि सीड बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। एक सीड का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ल्यूपिन है ना। ल्यूपिन सीड डोरमेंसी में रहा है लगभग 10,000 साल तक। फाइन, ल्यूपिन कहीं शब्द सुने हैं आप लोग? ल्यूपिन कहीं पे? कम ऑन, एनीबॉडी सुने हो ल्यूपिन सीड? नो सर। है ना। और भी ऐसे ऐसे कुछ है जो 2000 साल पुराने हैं, है ना, 100 years old है, ऐसे ऐसे सीड कुछ एग्जांपल मेंशन करने दीजिए, है ना। द ओल्डेस्ट सीड दैट सर्वाइव the oldest seed is the seed of Lupinus articus, है ना। ये सीड को जर्मिनेट करवाया गया था लगभग 10,000 साल डोरमेंसी के बाद। कहने का मतलब ये सीड डोरमेंसी में था लगभग 10,000 साल तक, है ना। 10,000 साल बाद जब हमने इसको सोइल में लगाया, इसको हम ऑप्टिमम एक्सटर्नल कंडीशन दिए, फाइन, और कुछ चेंजेस करा हमने, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, स्कारिफिकेशन करा, तो इसने जर्मिनेशन शो करा। फाइन, तो ये सब आज तक का सबसे पुराना, सबसे बुढ़ा सीड है जो रिकॉर्डेड। दिस सीड germinated and flower. सिंथेसिस हुआ है कब? ये फिगर याद रखेंगे, है ना। इतने साल बाद भी ये सीड जर्मिनेट करा है। फाइन, फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोइनक्स डेक्टाइलिफेरा है जो कि किंग हार्लोट के पैलेस से ऑब्टेन करा गया था। फाइन, हाँ, ये भी एक पुराना सीड में से है। सीड ऑफ डेट पम, बोटानिकल नेम हो जाएगा फोइनक्स डेक्टाइलिफेरा। फाइन, फोइनक्स डेक्टाइलिफेरा है। कहाँ से ऑब्टेन करा गया था मेंशन कर रहा हूँ मैं। excavated at
making hard oats near Dead Sea. It was 2000 साल, है ना, 2000-year-old seed. 2000 साल पुराना बीज था ये. फाइन, कोई डाउट? चलिए और कुछ ट्राइविया बता दे रहा हूँ सीड से रिलेटेड, है ना. बीज का नंबर हमेशा ओव्यूल के बराबर या उससे कम रहेगा. फाइन, ओके. उससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑब्वियसली. जितना जायकोट होगा उतना ही तो बीज भी बनेगा, है ना. The number of seed in a fruit is generally equal to, हम जनरली शब्द बोल रहे हैं, स्पेशल कंडीशन में नहीं बोल रहे हैं. जनरली इक्वल टू और लेस देन. इसका मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? हेलो, समझ पाए कि नहीं इसका मतलब? हम अभी मैं कुछ पौधा ऐसे मेंशन कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और न्यूमरस होते हैं. फाइन, ऐसे ऐसे 2-3 पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे. इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. ऑर्चिड फ्रूट के पास बहुत सारे छोटे छोटे, है ना, 1000 के आसपास बीज रहते हैं. ऑर्चिड हैज 1000 tiny seeds. याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन से, यहाँ इन सभी टॉपिक से आता है एग्जाम में क्वेश्चन. फाइन, एक और हम पौधे का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेंक है और स्ट्रिगा है. इसके पास भी बहुत सारे छोटे छोटे बीज प्रेजेंट रहते हैं. पैरासिटिक स्पीशीज है ये. Striga also contain tiny seeds. फाइन, चलिए सीड का एपिसोड खत्म होते हैं यहाँ पे. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग. फ्रूट थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे फ्रूट के बारे में. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द लास्ट सेशन. फाइन, सो फ्रूट होता है राइपन ओवरी. ओके, सो हाँ, ये देखेंगे जरा, ये स्ट्रक्चर देखेंगे. कार्पल का स्ट्रक्चर बनाया मैंने. फाइन, इसके अंदर मैंने एम्ब्रियोसिक बनाया, ओविल बनाया. फाइन, फल किसको कहेंगे? इस पूरे पोर्शन को हम लोग फल कहेंगे, जो मैं रेड से पेंट कर रहा हूँ, है ना, मार्क कर रहा हूँ. दिस रीजन इज कॉल्ड फ्रूट. उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होल्ड कर रखा है उसको बीज कहते हैं. सो फ्रूट एक्चुअली में है क्या? सो फ्रूट इज एक्चुअली द राइपन ओवरी. इट इज राइपन ओवरी, है ना. क्वेश्चन आता है सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक, कि फल का डेफिनेशन क्या है, फल होता क्या है. सो पका हुआ ओवरी को फल कहते हैं. फाइन, ओके. और जो फल का दीवार होता है, वॉल होता है, फाइन, उसको हम लोग पेरिकाप कहते हैं. एंड पेरिकाप हैज 3 पार्ट्स. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेरिकाप? फल के 3 लेयर्स होते हैं, बता सकते हो? एक्सोकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प. epicarp, mesocarp and endocarp. Fine. The fruit wall is called pericarp.
है ना, इसको पेरिकाप कहेंगे। फाइन, पेरिकाप फर्दर डिवाइड हो रखा है 3 पार्ट में, पीपी, मेसो एंड एंडोकार्प। So, the edible part of the fruit wall differs from plant to plant. Okay, किसी पौधे के किसी फल में पूरा पेरिकार्प एडिबल होता है, किसी में मेसोकार्प एडिबल होता है, किसी में इपिकार्प होता है, किसी में कोई भी पार्ट एडिबल नहीं होता है। फाइन, ओके। जैसे कि कोकोनट है, तो कोकोनट के केस में एडिबल पोर्शन फल नहीं होता है, हम एंडोस्पर्म खाते हैं उसका। फाइन, जो चिकना चमकता है बाहर से नारियल का, वो होता है एपिकार्प, उसको तो नहीं खाया जाता है। फिर आता है मेसोकार्प, बीच वाला सॉफ्ट रहता है, वो एडिबल नहीं। फिर आता है एकदम अंदर का शेल पोर्शन, जिसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं, वो भी एडिबल नहीं है। फाइन, ओके। यदि मैंगो का एग्जांपल लेंगे, तो मैंगो के केस में जो एडिबल पोर्शन होता है वो मेसोकार्प होता है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट कर लेते हैं जल्दी से। ट्रू फ्रूट किसको कहेंगे? ट्रू फ्रूट किसको कहेंगे? ट्रू फ्रूट हम लोग उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी पोर्शन ही पार्टिसिपेट करा है फल बनाने में, उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ठीक ना, ओवरी पोर्शन डायग्राम देखेंगे जरा, ओवरी पोर्शन कौन सा है, पहले उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे। ओवरी के अलावा कोई और भी प्लांट का बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट किया होगा फल बनाने में, उसको हम लोग कहेंगे फॉल्स फ्रूट। फाइन, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ओके, एक आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक अलग ही प्रकार के मैकेनिज्म को फॉलो करके बना हुआ रहता है ना। वैसे फल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसको हम लोग कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फाइन, कंफ्यूज नहीं होंगे फॉल्स फ्रूट में और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में। मैं मेंशन कर रहा हूँ ट्रू फ्रूट। फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। फाइन, एग्जाम्पल मैंगो। फॉल्स फ्रूट क्या होगा? सो फॉल्स फ्रूट वो होंगे ओवरी के अलावा पौधे का और भी एसेसरी पोर्शन यूटिलाइज हो रखा है। फाइन, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एप्पल, है ना। एप्पल में थैलेमस पार्टिसिपेट किया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एप्पल में थैलेमस ने पार्टिसिपेट करा है फल बनाने के लिए। एप्पल एक एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेस्टनट हो गया, कैशू, कैशू, है ना। ये सब हो गए फॉल्स फ्रूट। नाउ तीसरा शब्द यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ध्यान से सुनेंगे, पार्थिनोकार्पी शब्द हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं और पार्थिनोजेनेसिस शब्द यूज करते हैं हम लोग एनिमल्स के लिए। ओके,
सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फल होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। ओके, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फल होंगे, फाइन, ऐसे फल होंगे जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बने हैं, हार्मोनल चेंजेस की तरह। द फ्रूट विच आर डेवलप फ्रॉम the fruit which is developed without fertilization है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट बॉडी मतलब कि ओवरी ही पार्टिसिपेट करा है फल बनाने में, फाइन, उसी को हम लोग कहेंगे पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल बनाना, है ना। और ऐसे ऐसे फल जनरली सीडलेस होते हैं। जनरली द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। फ्रूट्स आर सीडलेस, है ना, सीडलेस होते हैं। फल बनाने के लिए कहाँ कहाँ से स्टिमुलस आता है, कितने स्टिमुलस आते हैं ये देखते हैं, है ना। तो फल बनाना है, इसके लिए 3 स्टिमुलस होते हैं, है ना। पहला स्टिमुलस आता है जब पॉलिनेशन हो जाता है ना। जैसे ही पॉलिनेशन हुआ पौधे के अंदर तो पहला स्टिमुलस आता है कि भैया फल का निर्माण करना है। ओके, दूसरा स्टिमुलस आता है जब सीड डेवलप कर रहा होगा, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होगा तब, फाइन। और तीसरा स्टिमुलस आता है जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं तब, है ना। पता चला स्टिमुलस सीड डेवलप हो रहा है ना, और स्टिमुलस आ गया कि फल बनाना है, लेकिन न्यूट्रिएंट अवेलेबल ही नहीं है तो फल बनेगा ही नहीं। ओके, द स्टिमुलस for the formation and development of seed comes from first pollination, pollination से आएगा, सेकेंड आएगा आपका द डेवलपिंग सीड, और थर्ड स्टिमुलस आना है द अवेलेबल न्यूट्रिएंट, है ना। ये तीनों मिलके फल का निर्माण कर देंगे, फाइन, खत्म होता है फल यहीं पे। ओके, नेक्स्ट एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, सीड के बारे में और कुछ तो नहीं जानना है, टेस्टा टेगमेंट बता चुके हैं। फाइन 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 फाइन, चलिए आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। APOMIXIS and polyembryony. फाइन, सो एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। सोचो, बीज का प्रोडक्शन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन से, है ना, उसी को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। उस बीज को कहेंगे एपोमिटिक सीड। तो आप गेस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये इस प्रकार से, इस मैकेनिज्म से जो बीज बना होगा वो मतलब कि फायदेमंद है या नुकसानदायी है, आप दोनों चीज सोच सकते हैं।
मेरिट भी है, डिमेरिट भी है ना, लेकिन हमें यहाँ पे जो मेरिट है उस पे ध्यान देना है। फाइन। एपोमिक्सिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलिए इसका बेनिफिट मैं गिनवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सुपीरियर प्लांट है, सुपीरियर मैंगो का प्लांट है, फाइन। ओके, यदि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आएगा तो हो सकता है आगे आने वाला जनरेशन की क्वालिटी घट जाए या बढ़ जाए, ज्यादातर घटता है। फाइन। सो यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते बीज बनेगा, ओके, तो क्वालिटी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन जो सुपीरियर आम का पौधा है उसके अंदर बीज का निर्माण हुआ बिना रिकॉम्बिनेशन का, बिना गैमेट का फ्यूजन का, तो जो बीज बनेगा वो क्लोन होगा कि नहीं होगा अपने मदर का, अपने फीमेल गेमेटोफाइट का क्लोन होगा कि नहीं होगा? कम ऑन टेल मी, क्लोन होगा कि नहीं होगा? क्लोन मींस यस सर। हाँ यस, क्लोन होगा ना, उसमें कोई बदलाव तो होना ही नहीं है, बदलाव नहीं होना है, तो जो जीन उस सुपीरियर मैंगो के पास था वही जीन बीज में भी चला जाएगा, ऑब्वियसली, है ना, बदलाव होने का चांसेस ही। तो इस संदर्भ में एपोमिक्सिस लाभदायक है आप लोग के लिए, है ना। जो क्वालिटी रहता है पौधे के अंदर वो रिस्टोर्ड है, वो रिस्टोर्ड है, फाइन, ओके, रिस्टोर्ड है वो। अब चलिए एपोमिक्सिस होता कैसे है, तो बता रहे हैं यहाँ पे। एपोमिक्सिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, न्यूक्लियस का सेल हार्मोन्स के चलते और the cells of the nucleus, the tissues of the nucleus develops seed due to certain hormone, है ना, बन गया भैया बीज न्यूक्लियस की सेल के चलते। और हम जानते हैं न्यूक्लियस का सेल तो सेम तुम्हारा वेजिटेटिव सेल है ना। तो एपोमिक्सिस हो सकता है न्यूक्लियस के सेल के चलते या फिर cells of integuments too can participate in the formation of seed। समझ में आया एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस समझ में आया? और ये ज्यादातर होता है ग्रासेस के केस में, हमको नहीं पता चला क्या, किसके बारे में? ज्योत्ना यू आर आस्किंग? सर गलती से मैसेज चला गया सर। अच्छा हाँ, अच्छा तुम लोग आपस में बात करते रहो, दूसरे पे भेज रही थी, यहाँ पे आ गया है ना, नो इश्यू। पॉलीएम्ब्रियोनी, हाँ, एपोमिक्सिस पहले डिस्कस करते हैं। एपोमिक्सिस some species of Asteraceae and grasses और इस प्रकार के बीज को हम लोग कहते हैं एपोमेटिक सीड, फाइन। ये एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction which mimics, मिमिक्री करता है, ठीक ना।
mimics the sexual reproduction. फाइन, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। नाउ टाइप्स ऑफ एपोमेक्सिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है नीट में, टाइप्स ऑफ एपोमेक्सिस, है ना। टाइप्स बताएंगे विथ रिस्पेक्ट कौन सा सेल पार्टिसिपेट किया हुआ है बीज बनाने में। फाइन, विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ सेल or tissues involved in the production of seed. फाइन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एडवेंटिव और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव ADVENTI, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग, SPORO, स्पोरोफिटिक बडिंग। फाइन, देखते हैं क्या होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एडवेंटिशियस, देयर इज अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एडवेंटिशियस। बताओ जी क्या होता है एडवेंटिशियस का मतलब? एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस शूट पढ़े ना, क्या होता है एडवेंटिशियस का मतलब? नॉर्मल प्लेस से दूसरा जगह। हाँ, मतलब ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देंगे तो कहीं और से, मेन ओरिजिन से, या फिर दूसरे सोर्स से आने। दूसरे सोर्स बोल सकते हैं। जो प्राइमरी सोर्स है वहां से ना आके सेकेंडरी प्लेस से आना, सेकेंडरी टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट होना, फाइन, उसको हम लोग एडवेंटिशियस कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहने का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, सीड का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, जैसे कि न्यूक्लियस और इंटेगमेंट से, न्यूक्लियस और इंटेगमेंट से डायरेक्ट, है ना, बीज का फॉर्मेशन हो जाना। यहाँ पे क्या होता है, हियर द फॉर्मेशन ऑफ seed takes place from diploid sporophytic tissue cells, CELLS, such as nucleus and integument. है ना, other than egg, या एग मदर सेल को छोड़ देंगे, उसके अलावा यदि किसी और सेल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बीज बनाने में तो उसको हम लोग कहेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल, इस प्रकार का बीज कहाँ कहाँ बनता है वो मेंशन कर रहा हूँ मैं। सिट्रस के केस में होता है, सिट्रस, अपोन्शिया, मैंगो, CITRUS, मैंगो, और क्या, अपोन्शिया, कैक्टस के केस में। फाइन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, रिकरेंट एगोमोस्पर्मी, रिकरेंट एगोमोस्पर्मी के केस में क्या होता है ना, यहाँ पे बीज का फॉर्मेशन होना है एम्ब्रियो सेक वाले बनाने वाले प्रोजेनिटर सेल से,
तो हम जानते हैं एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए जो सेल इन्वॉल्व होता है वो होता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल याद करेंगे जरा, मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये डिप्लॉइड सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल। फाइन, यहाँ पे हम न्यूक्लियस का सेल या इंटेगमेंट का सेल नहीं कहेंगे। फाइन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड मेगास्पोर मदर सेल। रिकॉल करेंगे जरा, जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे थे, न्यूक्लियस का सेल है ना एक स्पोर सेल्स का इंटरैक्ट कर रहा था, उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन के बाद मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस फॉलो करता है, जिसमें से 3 सेल्स मर जाते हैं, एक बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं उसको। फाइन, तो और वही फर्दर माइटोसिस फॉलो करके एम्ब्रियो से एग बनता है, जिसमें एक एग बनेगा, 2 पोलर न्यूक्लियस बनेगा। फाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और जो एग है वो फर्टिलाइज करेगा और बीज का फॉर्मेशन करना है। फाइन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेगास्पोर मदर सेल तक न्यूक्लियस सेल मॉडिफाई हुआ, कन्वर्ट हो गया मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल को मेगास्पोरोजेनेसिस फॉलो करना था लेकिन नहीं किया, हार्मोनल चेंजेस के चलते वो मेगास्पोर मदर सेल कन्वर्ट हो गया बीज में डायरेक्टली। फाइन, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से यदि बीज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एमएनसी एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से, इसको हम लोग कहेंगे रिकरेंट एगोमोस्पर्मी। समझ में आया? Yes, sir. हम्म, the development of seed from megaspore mother cell. फाइन, क्या लिखा मैंने? द डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड, इसी को कहेंगे हम लोग रिकरेंट एगोमोस्पर्मी। फाइन, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है ये। So such condition can be seen in the case of apple, pear. इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एपिसोड खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, EMBRYONY। ओके, पॉली एम्ब्रियोनी, गेस करेंगे जरा क्या हो सकता है पॉली एम्ब्रियोनी? गेस करेंगे what पॉली एम्ब्रियोनी? Many embryos are formed. Many embryos are formed. Okay. ओके, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक सीड के अंदर बहुत सारा सिंगल एम्ब्रियो होगा। फर्टिलाइज सेट में हाँ बहुत एक सारे सीड के अंदर, हाँ एक सीड के अंदर बहुत सारा एम्ब्रियो होगा। अच्छा, यदि उस प्रकार के बीज को हम उगाना चाहेंगे तो उसमें किस तरीके का पौधा दिखेगा? प्लांट लीव्स किस तरीके के दिखेंगे? किस करो जरा ध्यान, एक इमेजिनरी डायग्राम बनाओ जरा अपने दिमाग में। बना लिए? मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखो किस तरीके से बनेगा। ये डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर। ओके, ये देखिए, ये क्लियर कट दिख रहा है। इज इट विजिबल?
क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये देख, दिख रहा है ये? यस सर। ओके, तो मैंगो का दिखा रहा हूँ जो मैं हमेशा दिखाता हूँ बच्चों को, ये देखो। ये कितना गंदा गंदा फोटो क्लिक करके रखा हुआ है यार, ये लोग सब कंजूस भरा पड़ा है लोग। ये देखो, ये क्लियर है, देखो जरा, ये एक ही बीज से पैदा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आम का बीज लगाया गया, नहीं, एक ही बीज लगा हुआ है। उसी बीज के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो सबने एक्सप्रेस किया, सबने प्लांटलेट का फॉर्मेशन करा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। है ना? तो पॉली एम्ब्रियोनी कहने का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ या एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड। फाइन, दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनेगा ना जी? सोचो जरा, एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनेगा ना, बिकॉज a single embryo sac has only one egg cell, है कि नहीं है? तो चलो, एक एम्ब्रियो तो बनना है, वो तो निश्चित है, पक्का है, बनना ही, लेकिन बाकी सब कहाँ से आ गए? बाकी सब कहाँ से आए होंगे? सोचो जरा, थिंक, कहाँ से आया होगा? अच्छा, एक चीज बताएं, बाकी जो आए होंगे एम्ब्रियो, क्या वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आए होंगे? क्या ऐसा हुआ है क्या कि एक जाइगोट डिवाइड कर गया होगा 2 में 3 में, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं। सोचो जरा, क्या क्या हो सकता है यार, थिंक। हेलो? जाइगोट डिवाइड हो गया होगा। अच्छा, जाइगोट डिवाइड हो जाता है, ओके। चलो एनिमल्स के केस में आते हैं। यदि जाइगोट डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंडिविजुअल बनेंगे, 2 इंडिविजुअल बनेंगे जी, ट्विंस जिसको कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, उस केस में जो जुड़वा होंगे, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, या फिर एक मेल और एक फीमेल होगा? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बोल रहा हूँ। कम ऑन, यूज योर ब्रेन, आपस में बातें मत करो, दिमाग लगाओ। सिर्फ हम ही बक बक करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। कम ऑन, टेल मी। हिनाक्षा, आदित्य, कम ऑन, टेल मी, क्या होगा? ज्योत्सना, कुछ भी कैन हो यू रिप्लाई? सकता है। गलत जवाब। अरे भैया, जाइगोट जब एक है तो उसका क्रोमोसोम तो सेम होना है ना, जेनेटिक मेकअप सेम होना है ना। तो जाइगोट यदि मेल का है तो दोनों मेल बनेंगे, यदि फीमेल का है तो दोनों फीमेल बनेंगे। फाइन, जाइगोट डिवाइड कर रहा है ना, 2 एग का फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ है। फाइन, जाइगोट डिवाइड किया हुआ है हैचिंग के दौरान। फाइन, हैचिंग होती है हमारे केस में भी, एनिमल्स में भी। हैचिंग के दौरान यदि टूट जाता है जाइगोट, दिस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ट्विंस, है ना? उसको हम लोग कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब जो 2 ट्विंस आएंगे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन है। सर ह्यूमंस के भी केस में होता है। यस, यस, यस। फाइन, तो चलिए, ये एनिमल का केस हो गया। हम लोग आते हैं बॉटनी में, पॉली एम्ब्रियोनी के केस में। पॉली एम्ब्रियोनी के केस में जाइगोट डिवाइड होके 2 सेल में बने, 2 सेल में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होता। फाइन, जाइगोट डिवाइड होके 2 एम्ब्रियो बनेगा, ऐसा केस अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा गया। तो भैया कैसे पॉली एम्ब्रियोनी हो रहा है यहाँ पे? अभी अभी हमने पढ़ा था एपोमिक्सिस, है ना? तो एपोमिक्सिस के चलते पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन आता है। फाइन, एक तो एम्ब्रियो बना हुआ है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट से, और बाकी एम्ब्रियोस बनते हैं या तो न्यूक्लियस से या फिर इंटेगुमेंट से।
समझे? समझे कि नहीं? कैसे बना पॉलीएम्ब्रियोनिक? हेलो, कहाँ Yes, चला sir. जाता है Yes, यार sir. तू? इसका मैसेज आया सर, स्क्रीन शेयरिंग कौन बोला? ओके, सो पॉलीएम्ब्रियोनिक का डेफिनेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे, occurrence of more than one embryo in a seed. फाइन, एग्जांपल मैंगो का दे सकता हूँ इसमें मैं, सिट्रस, है ना? चलिए, होता क्या है यहाँ पे, one embryo will develop from VEVELOP, will develop from zygote, another बाकी सब embryos will develop from कहाँ से? इंटेगमेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड इंटेगमेंट, एंड लिखिए या फिर और लिखिए, है ना? और इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम लोग? एपोमिक्सिस, है ना? चलिए, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा, है ना, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फाइन, यहाँ पे देखेंगे एम्ब्रियो सेक है ये। फाइन, एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, और ये बनाया मैंने इंटेगमेंट, ये मैंने इंटेगमेंट बनाया। अब बीज का फॉर्मेशन हो सकता है कहाँ कहाँ से? जाइगोट से बीज का सर इसमें फॉर्मेशन, तो आइडेंटिकल ट्विंस भी होंगे ना? नहीं ट्विंस शब्द, पॉलीएम्ब्रियोनिक नहीं नहीं, ट्विंस शब्द यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना? ट्विंस शब्द यूज नहीं करेंगे हम लोग। फाइन, हाँ बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना? ये है आपका प्रोडक्ट, ये है ट्रू सीड, TRU, ट्रू एम्ब्रियो, है ना? और बीज इससे भी बन सकता है, न्यूक्लियस से भी बन सकता है कि नहीं है? और इंटेगुमेंट से भी तो बन सकता है जी, है ना? इंटेगुमेंट से भी बीज बन सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना? ठीक, इस तरीके से। सो पॉलीएम्ब्रियो कंडीशन आ गया। ओके, एपोमेटिक सीड, एपोमेटिक एम्ब्रियो। फाइन, हाँ जी, यहाँ पे एपोमेटिक एम्ब्रियोस को क्लोन कहेंगे। यहाँ पे जो एपोमेटिक है उसको क्लोन कहेंगे हम लोग। क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट, है ना? तो एपोमेटिक का डेवलपमेंट हुआ है न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट से। न्यूक्लियस इंटेगुमेंट इज द पार्ट। फाइन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पॉलीएम्ब्रियोनिक के केस में जो एपोमेटिक एम्ब्रियोस हैं, क्या उनको क्लोन बोल सकते हैं हम लोग? तो आंसर इज यस, वी कैन प्रोनाउंस इट। है ना? क्लोन कहा जा सकता है, फोटो मैंने दिखाया, हटाइए यहाँ से।
Now, application of these apomixes in agriculture. Application of apo in agriculture. है ना, एग्रीकल्चर में। सो कोई बता सकता है जी क्या एप्लीकेशन होगा एपोमिक्सिस का एग्रीकल्चर में? क्या हम एपोमिक्सिस करवाने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ पौधों में, कुछ कुछ में नहीं करेंगे? फाइन, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है जी? एनीबडी ट्राई करो जरा, एपोमिक्सिस कैसे इंपॉर्टेंट होगा? चलिए एक चीज बताते हैं, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान रिकॉम्बिनेशन होता है, फाइन, और रिकॉम्बिनेशन के दौरान पहला जो ओरिजिनल कैरेक्टर रहता है पेरेंट्स के पास वो खो जाता है और कुछ नया कैरेक्टर आता है, फाइन। एपिसोड रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी करंटली जो अवेलेबल पौधा है, कोई एक पौधा है हमारे पास, है ना, वो सुपीरियर वैरायटी है, बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। अब हम चाहते नहीं है कि इससे और ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट बने, है ना। हम जानते हैं कि यदि ये पर्टिकुलर पौधा बेस्ट होने के बावजूद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो चेंजेस जरूर दिखाएगा ये, और वो चेंजेस हमारे लिए नुकसानदायी होगा। तो उस केस में हम चाहेंगे कि ये पौधा बीज का फॉर्मेशन करे फ्यूचर जनरेशन के लिए, लेकिन एपोमिक्सिस से करे। जब वो एपोमिक्सिस से करेगा तो बीज जो बनेगा वो क्लोन रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस संदर्भ में एपोमिक्सिस फायदेमंद होना है, ओके, है ना। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना फायदेमंद है। आप एप्लीकेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? समझे कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके गुड। एक ही लाइन में मैं खत्म करता हूँ। एपोमिटिक seeds are clone to female parent. It can be achieved by ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन। और जानबूझ के हम इस पे और रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वी आर कंडक्टिंग सेवरल रिसर्च कि किस तरीके से एपोमिक्सिस हो रहा है, फाइन। और एपोमिक्सिस तरीके को जान जाएंगे तो हम बहुत सारे प्लांट कमर्शियली ग्रो करेंगे। समझ पाए? हाइब्रिड प्लांट के साथ क्या गड़बड़ी होती है कि अपना कैरेक्टर को होल्ड करके नहीं रख सकते थ्रू जनरेशंस, है ना, लॉस होते जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एपोमिक्सिस कर रहे हैं। ये भी मेंशन कर दूं क्या मैं? है ना, इसीलिए सो टू ओवरकम दिस, इसको ओवरकम करने के लिए एपोमिक्सिस कैन बी यूज्ड, यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, ओके।
यहाँ पे क्या मैं मेंशन कर दूं, ये जाइगोटिक है, ये न्यूक्लियर है, और ये है इंटेगमेंट। इंटीग्मेंटरी, फाइन फाइन फाइन, खत्म होता है यहीं पे। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड मैंने लिखवाया कि नहीं आप लोग को यार? what are the different advantages of seed? सीड का एडवांटेजेस क्या क्या है, मैंने लिखवाया है क्या आप लोग? लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। Fine, this is the basis of our agriculture. since it show dehydration and dormancy. Fine, खत्म होता है यहीं पे। इसको मैं भेज रहा हूँ, पढ़ो, कहीं पे डाउट हो तो पूछें, यदि नहीं है तो बताएंगे, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर से लिंक भेजेंगे हम डिस्कनेक्ट करके, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, इसलिए। सर एपोस्पोरी क्या होता है? हाँ हाँ, फिर से बोलेंगे, टर्म टाइप करके भेजें जरा।
एपोस्पोरी बोल रहे हो? यस सर। हाँ, मुझे एपोस्पोरी सुनाई दे रहा है। है ना? इसमें डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। फाइन, रिडक्शनल डिवीजन होगा ही नहीं। जो डिप्लॉयड सेल है वही डिप्लॉयड सेल फाइनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में बन जाएगा, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाना है। फाइन। आप जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी अभी हमने एपोमिक्सिस जो किया है ना, एपोमिक्सिस जो करा है हमने, वो एक प्रकार का एपोस्पोरी है, बोल सकते हैं। और एपोगेमी? एपोगेमी का मतलब होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन होना विदाउट मियोसिस। जैसे कि हनी बी के केस में, मिल हनी बी जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो उसके केस में गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा माइटोसिस द्वारा, मियोसिस इन्वॉल्व होगा ही नहीं ना, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग एपोगेमी। आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो मियोसिस से। मियोसिस नहीं हुआ तो उसके आगे शब्द लग जाएगा एपो। तो स्टार्ट करिए नया चैप्टर। ओके, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक ना, फिर से डिस्कनेक्ट करके।